Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today is the day one of English. We will start with introduction and strategies to crack SSC and score high in English. So basically English काफ़ी important role play करती है in our preparation. English is basically divided into two parts: vocab and grammar and comprehension, right? But thing is that बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट्स सिलेबस हमें इसका वेटेज चेकआउट करना होगा कि इंग्लिश का वेटेज आखिर क्या होता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स गो टू स्टडी इट्स वेटेज इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. प्रीलिम्स की बात करें तो 25 क्वेश्चंस होती है एंड मेंस की बात करें तो 45 क्वेश्चंस, राइट. पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स अवार्ड होते हैं प्रीलिम्स में एंड वही मेंस में पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं. सो आप देख रहे हो काफ़ी हाई परसेंटाइल है एंड काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश. अगर इंग्लिश को स्ट्रैटेजिकली स्टडी की जाए तो यू कैन स्कोर 45 आउट ऑफ 50 ईजली इन प्रीलिम्स एंड मे बी 50 आउट ऑफ 50. देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स बिकॉज आज के डेट में जो कंपटीशन है यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 150 आउट ऑफ 200 टू क्लियर द कट ऑफ. आई एम टॉकिंग ऑफ raw score, and to get out there you need to secure math, reasoning and English in a very efficient manner, and for that you will need to master a strategy. You can't invest your whole 1 year or 2 year doing all these stuffs because आज की डेट में जो कंटेंट है वो काफ़ी वाइडली अवेलेबल है. आप यूट्यूब के बारे में जानते ही हो, इतने सारे फैकल्टी है, मल्टीपल रिसोर्सेज. तो आज की डेट में सबको ये पता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. बट थिंग इज़ दैट नोबडी नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. दे आर क्वाइट कन्फ्यूज. रिसोर्स इतना ज़्यादा है कि लोग सोच ही नहीं पा रहे कि मैं ये करूँ या ये नहीं करूँ, करूँ तो क्या करूँ. काफ़ी कन्फ्यूज है. तो फॉर दैट आई एम ब्रिंगिंग अ 30 days strategy. I mean, I will provide you a 30 lecture master plan to master all the subjects. I think this will be more than enough to get at least 90% tie. That means if I'm talking of English, you can get out there 45 within 30 days if you follow my plan. But these 30 days requires cross 3 amount of time that I'm investing here. Because if I'm talking about lectures, ये नहीं मैं लेक्चर कंप्लीट 30 लेक्चर्स में पूरा आपका स्कोर 50 तक बूस्ट कर पाऊँगा. डेट्स नॉट लॉजिकली, डेट्स नॉट पॉसिबल. ये तभी होगा जब मेरा एफर्ट जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा और आपका एफर्ट दोनों मिक्स हो जाएंगे. आपका इन द सेंस आपका प्रैक्टिस मॉड्यूल्स जो आप प्रैक्टिस लगाओगे, अब प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, मॉक्स से करोगे, राइट. मॉक्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टुडे फॉर प्रैक्टिस. एंड मॉक्स में भी आप 2 प्रकार के मॉक्स लगा सकते हो. फुल मॉक्स हो गए एंड सेक्शनल मॉक्स हो गए. सेक्शनल मॉक्स में भी आप फर्दर इंटर डिफाइन कर सकते हो, जैसे चैप्टर वाइज मॉक्स होते हैं या स्पेसिफिक टॉपिक वाइज मॉक्स होते हैं. सो वो आप कर सकते हो. बट थिंग इज़ दैट ये सब तो काफ़ी आगे की चीज़ है. बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि करना कहाँ है, क्या शुरू करना है. मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज है. आजकल जो भी नए लड़के आ रहे हैं कंपटीशन के फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि उन्हें अगर ये सब करना है तो वो स्टार्ट कहाँ से करें. what is going to be their motto, right? They are logically quite confused. So for that I am bringing you a complete master plan along with quality lectures to master it. So
after getting the introduction of English in and its importance in SSC and other competition examinations, let's go towards exploring its fields, right? What are the things that I need to cover so that I could fulfill my promise? Basically, my motto is not to give you a certain amount of high intelligence that you can do 100% score, right? But my main motto is that if a new aspirants come and try join this field, he doesn't face enough problem. Like, everything out here is quite complex, and day by day competition is getting higher and higher, but the amount of resource that we receive is too wide that we can't filter what is right for us and what is wrong. So let's go and continue this lecture. We'll talk about it later. So यहाँ देख रहे हो आप, मैंने इंग्लिश को बेसिकली 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर रखा है: वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दीज आर द 3 फील्ड्स. बेसिकली लोग बोलते हैं कि ग्रामर एंड वोकैब कर लो तो आपका इंग्लिश जो है सिक्योर हो जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू. क्योंकि आप अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे तो मेंस में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है. यू विल गेट स्टक देयर. यही कारण है कि मेंस में स्कोर नहीं आता है. एंड कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत बड़ी फील्ड नहीं है कि आप उसे मास्टर नहीं करना चाहोगे, राइट? कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे बिल्डअप होती है एंड समय के साथ वो ग्रेजुअली इम्प्रूव कर जाती है. एंड कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका वोकैब और ग्रामर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. सो तीनों चीज़ काफ़ी अब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ओके, सो इंग्लिश इज बेसिकली डिफाइंड इन 3 पार्ट्स: वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो इन 3 सब्जेक्ट्स को, 3 टॉपिक्स को बेसिकली हम 3 अलग अलग मास्टर प्लान से कवर करेंगे. पहले हम लोग इसकी लर्निंग्स को देखेंगे. जैसे वोकैब में आप देखते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्रेजेस होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, साइनोनिम्स होते हैं, स्पेल टेस्ट होते हैं. सो इन सारे चीज़ों की जो बेसिक लर्निंग्स है वो हम कवर अप करेंगे. बेसिक लर्निंग्स इन द सेंस कि उनका जो बेसिक डेफिनेशन है एंड जो मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ PYQs है उनको मैं कवर अप करूँगा, और उससे रिलेटेड PYQs जो आ सकते हैं या प्रोबेबिलिटी है आने की, वो मैं आपको समझाऊंगा. ओके, एंड देन हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, डैट इज़ रिवीजन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड टू कवर. बेसिकली लोग यहीं चूकते हैं कि उन्होंने पढ़ तो काफ़ी कुछ रखा है लेकिन वो रिवाइज और रिटेन नहीं कर पा रहे. सो रिवीजन में ये आता है कि आप रिवीजन करोगे तो कैसे करोगे. मान लो आपने रिसोर्स उठाए वोकैब का ब्लैक बुक. ओके, ब्लैक बुक को आपने 2 बार रीड कर लिया. सो आप ये तो सोच रहे हो कि मैंने ब्लैक बुक 2 बार रीड कर लिया है, मैंने ब्लैक बुक कंप्लीट कर रखा है, तो मेरे से जो है कम से कम 80% क्वेश्चंस तो बनने चाहिए. लेकिन नहीं, यू स्टिल लैग बिहाइंड. व्हाई? दैट इज़ द रिवीजन. यू नीड टू रिवाइज थॉरली. एंड रिवीजन आप अगर ब्लैक बुक से करोगे तो ये अच्छा है. मैंने ये नहीं कर रहा कि ये आपको रिज़ल्ट नहीं देगी, ये डेफिनेटली रिज़ल्ट देगी. बट मेरा ये सजेशन रहेगा ना कि आप ब्लैक बुक के साथ साथ PYQs से भी रिवीजन करो. PYQs मतलब सेक्शनल PYQs. मतलब आपने मान लो आज वोकैब का एक पोर्शन उठाया है, दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS. ओके, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप रीड करो ब्लैक बुक से, PYQs लगाओ. PYQs कहाँ से लगाने, वो टॉपिक वाइज लगाना है. जैसे आपने OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रीड करा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आप PYQs लगाओ, और उसमें जो एरर होते हैं, उसके जो भी एरर होते हैं आप उसको नोट डाउन करो. एरर्स को नोट डाउन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने एरर्स नोट डाउन नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं है. फिर OWS के PYQs लगाओ
PYQ से, फिर एरर एक्सट्रैक्ट करो, जो भी आपके एरर वहाँ से निकलेंगे वो आपका लास्ट में एक क्रिस्प वन शॉट लेक्चर टाइप हो जाएगा या वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप 400 500 1000 पेजेस के ब्लैक बुक को आप 50 पेज में सब सम अप कर सकोगे, राइट। मतलब क्वालिटी कंटेंट हो गया। अब यही है हमारा थर्ड फेज, दैट इज रिटेंशन। रिवीजन की स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी कि वो PYQ से लगाना है, वो रिटेन होते जाएगा, लेकिन रिटेंशन यही है कि आप जो PYQs में जो मिस्टेक करोगे वो आप स्क्रैपबुक एरर लॉग में अपना नोट डाउन करोगे। एरर लॉग में मान लो आपने 25 क्वेश्चन लगाए OWS के, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एकदम ही आइडिया नहीं होगा एंड वो अपने तुक्के मारे, बेसिकली वो गलत हो गए, तो उनको आप नोट डाउन करो, उनसे रिलेटेड वर्ड्स के बारे में जानो। यही होगा आपका कुछ न्यू रीड करना, ट्राई समथिंग न्यू, राइट। सो 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे। 10 न्यू वर्ड्स इन द सेंस आप PYQs लगाओ, एंड PYQs लगाने टाइम आपको टोटल आप मान लो 100 वोकैब के क्वेश्चंस लगा, 100 इन द सेंस 25 OWS के, 25 आइडियम्स के, 25 एंटोनिम या सिनोनिम। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है एंटोनिम सिनोनिम में, आप जिस दिन एंटोनिम की प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस दिन सिनोनिम की प्रैक्टिस ना करो, वरना हमारा ब्रेन जो है इस चेंज को एडजस्ट नहीं कर पाता है, और एग्ज़ाम्स में हम यही मिस्टेक करते हैं कि एंटो की जगह साइनो, साइनो की जगह एंटो मार के आ जाते हैं। ये नहीं करना है। अगर आप एंटो की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फुल डेडिकेशन के साथ एंटो की भी प्रैक्टिस करो, अगर आप साइनो की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फुल डेडिकेशन के साथ साइनो की ही प्रैक्टिस करो। ये 3 फील्ड हो गई, और एक चौथी फील्ड है स्पेल टेस्ट, स्पेलिंग्स जिसे कहते हैं, वो भी लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब आप ये कर लोगे तो आपको रोज़ कम से कम 10 से 15 ऐसे वर्ड होंगे जो आपको नए मिल रहे होंगे। एवरी डे विल गेट 10 to 15 न्यू वर्ड्स, और वो न्यू वर्ड को आपको अपने डायरी में नोट डाउन करना है। डायरी मतलब डेली एरर लॉग। एस्पिरेंट्स की डायरी कोई पर्सनल जर्नल नहीं होती है, एस्पिरेंट्स की डायरी एक पर्सनल एरर लॉग है कि उन्होंने अपने दिन भर में आज क्या क्या गलतियाँ की, वो नोट डाउन करेंगे वहाँ, एंड अगेन डे ख़त्म होने से पहले वो उसे रिवाइज करेंगे, एंड अगेन नेक्स्ट डे जब वो अपनी जर्नी शुरुआत करेंगे दे विल रीड द डायरी अगेन। ये है रिटेंशन पॉलिसी। तो रिटेंशन की क्या क्या स्ट्रैटेजी है? रिटेंशन की स्ट्रैटेजी है कि आप रिवीजन करोगे सबसे पहले। रिवीजन में आप PYQ से रिवाइज करोगे, चाहे वो ग्रामर हो या वोकैब हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। जब आप PYQs लगा लोगे तो उससे जो एरर्स होंगे, जो भी एरर्स आपने जो भी मिस्टेक करा होगा, उनमें से जो आपको ऐसा लगा होगा कि इसे मेरा सिली मिस्टेक नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई कंप्लीट आइडिया, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मैं उसे एरर लॉग में मेंटेन करूँगा। ओके, एरर लॉग में मेंटेन करने के बाद मैं अपनी रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है वो रीडिफाइन करूँगा। रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी अब मेरे यहाँ एरर लॉग कंप्लीट हो जाने के बाद, कि मैं जब दिन के अंत में मैं अपनी डेली एंट्री नोट डाउन करूँगा। डेली जो मैंने 10 न्यू वर्ड्स आइडेंटिफाई करे मॉक लगाने के टाइम पे, वो मैं यहाँ एंट्री करूँगा। फिर नेक्स्ट डे जब मैं वापस से इंग्लिश रीड करूँगा तो मैं उसी सेम चीज़ को वापस से रिवाइज करूँगा। तो बेसिकली ये एक तरह से डेली रिवीजन है, राइट। डेली आप इसमें कुछ टाइम खास इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। 10 न्यू वर्ड है, आपको 10 मिनट लगेंगे सुबह में, 10 मिनट शाम में, कंप्लीट 20 मिनट में आपको इंटायर रिवीजन हो जाएगा उस दिन का, राइट। एंड देन ये डेली रिवीजन को हम फर्दर ले जाएंगे वीकली रिवीजन में, जहाँ पर हम सैटरडे संडे को कंप्लीट वीक के जो भी एरर्स होंगे वो रिवाइज करेंगे, या वीक के जो भी कंसेप्ट होंगे उनको रिवाइज करेंगे, एंड फिर इन्हें फर्दर हम ले जाएंगे 30 डेज़ पैरामीटर पे। 30 डेज़ पैरामीटर पे मैंने लास्ट 30 डेज़ के जो भी मिस्टेक्स होंगे वो आइडेंटिफाई करके उन्हें वापस से लगाना है,
तो इससे आपका 3 राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। सो अगर आप 1 लेयर फॉरगेट करोगे तो सेकेंड लेयर हो सकता है वो भी भूल जाओ, लेकिन थर्ड लेयर आपको हाई प्रोटेक्शन दे रही है। सो आप देख रहे हो एक कंप्लीट मास्टर प्लान हो जा रहा है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकोगे। एंड इसमें कोई आपका खास एफर्ट भी नहीं लग रहा है, बस आपको एक छोटी सी जो आपकी डेली पर्सनल डायरी है, जिसमें आज आप दिन भर के जर्नी के बारे में लिखा करते थे, आपसे उसमें एक छोटा सा स्पेस लेकर के 10 न्यू वर्ड्स भी ऐड करोगे। ओके, this was our strategy to basically retain informations while studying English, right? So what next to do? That is understanding the concept behind vocabulary. तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो अब हम फर्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे, डैट इज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को मैंने 2 पार्ट्स में आइडेंटिफाई कर रखा है, डैट इज़ फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमें रिटेन करना चाहिए, बेसिकली जिनकी कंसेप्ट हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, जैसे कि OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स है, फ्रेजेस है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, एंड स्पेलिंग्स है। ये सारे चीज़ों के बारे में हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है कि ये आखिर वर्क कैसे करते हैं या इनकी मीनिंग क्या है। एंड सेकेंड जो फेज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, वो है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। नो डाउट नॉलेज ऑलवेज सुप्रीम, नॉलेज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, लेकिन थिंग इज़ दैट कि आपको हो सकता है कि सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में 50 to 70% इन्फॉर्मेशन रखते हो। देन वी विल अप्लाई फेज़ 2, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रूट वर्ड्स मॉड्यूलिंग। मतलब आप रूट वर्ड से भी उस वर्ड की मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। निट्टो, निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट ऑप्शंस, राइट। आप 90% चांसेस होगा जब आप 50% ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे, एंड नेक्स्ट यू विल लेफ्ट विथ 50-50 ऑप्शंस, दैट गिव्स यू अ हाई एक्यूरेसी परसेंटाइल ऑफ 50%. That means either you can go right or you can go wrong. So again, after that 50%, after eliminating one option or 2 options, you can apply Nitto. What is Nitto? Nitto is a ninja technique to eliminate option. Basically we identify keywords या key highlights या random words which opposes the answer, right? And through this elimination we get with the last option and we tick out that. This we only do when we don't reach our exact amount of questions that is required. मतलब हमने एक certain amount of क्वेश्चंस फिक्स कर रखे हैं कि मैंने अगर इंग्लिश का ही मैं प्रीलिम्स में बैठा हूँ और इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन आ रहा है, मतलब इंग्लिश का पेपर मैं दे रहा हूँ, तो मेरा एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट है जो मैंने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से सेट कर रखा है। मान लो आपका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स है 25 to 24 क्वेश्चंस, राइट। देन आप 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नॉलेज के दम पे सही मार रखे हैं, एंड 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप फंस रहे हो कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे को अटेम्प्ट लेना ही लेना है। मैं जीके टफ आई थी तो चांस यहाँ लेना ही पड़ेगा, एंड जीके में वैसे भी जो करेक्ट परसेंटेज है वो काफ़ी गिर जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, इन क्वेश्चंस के बारे में आप थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। 50% भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप 4 ऑप्शंस में थे, अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो, एंड यू लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस,
और उसमें से जो सबसे आपको स्ट्रेंज लगे, जो थोड़ा सा आल्टर लगे, या जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो कर रही हो, वो ऑप्शन भी आप अगर एलिमिनेट कर देते हैं, देन यू विल लेफ्ट विद वन ऑप्शन एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। हो सकता है ये जो आपने 2-3 क्वेश्चंस का रिस्क लिए हो वो आपका सही हो जाए, and there is 77% chance that you will get it right. I can't say 100% because it is definitely a trick, so you can't always rely on it. Basically, no, knowledge is always supreme, but this is a very high X factor that every aspirants use in order to secure a good rank, right? Basically, today a good rank means selection, and a selection means good rank. Both are interlinked to each other. Okay, now let's move to explaining it to more further way. So option elimination technique is quite important. How will you eliminate option? ऑप्शन आप एलिमिनेट कैसे करोगे? एक बेसिक वर्ड लिया मैंने, ये मैंने फर्स्ट कैटेगरी जो आपको बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन का बेस्ड ऑन नॉलेज, एंड सेकंड कैटेगरी है बेस्ड ऑन एलिमिनेशन एंड निट्टो। सो नॉलेज अगर आपको है ऑप्शन या आंसर्स के बारे में या फिर क्वेश्चन के बारे में, तो यू विल डेफिनेटली हैव टू गो विथ नॉलेज। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग, ओके यू कैन स्ट्रेट टिक आउट द स्मॉल, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, इसमें आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ये है एक नॉर्मल क्वेश्चन। एंड नाउ इफ वी मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट could you find the synonym of ablaze? ablaze का synonym क्या आप फाइंड कर सकते हो? ये मान लो आप इस वर्ड के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ओके, देन आप ऑप्शंस के थ्रू से इसके राइट आंसर्स को आप गेस कर सकते हो। कैसे? देखो, एक्सटिंग्विश और बर्निंग ये आपस में अपोजिट है, मतलब अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो वो नहीं होगा, राइट? शार्प और ब्रेजन एक सिनोनिम टाइप वर्ड साउंड कर रहे हैं कि कुछ तीखी चीज़ के बारे में बात हो रही है, मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रहा है। तो ये दोनों लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं, तो ये दोनों होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाती है। सो आइदर यू विल हैव वन एज एन आंसर और डी एज एन आंसर, राइट? दोनों आपस में अपोजिट है। अब आप यहाँ से 50% ऑप्शन आपने जब एलिमिनेट कर दिए, तब आप ये देखना कि मैं क्या कुछ क्वेश्चन से कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ जिससे मैं राइट आंसर तक पहुँच सकूँ। सी ablaze, it looks like something on fire, right? एक बर्निंग टाइप ऑफ सेंस आ रहा है, एंड ये एक एक्सटिंग्विश है, लगभग अपोजिट, तो इसके भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड देन यू विल फाइनली बी लेफ्ट विथ वन लास्ट ऑप्शन, दैट इज बर्निंग। सो कहाँ आप इस क्वेश्चन के बारे में 0% नॉलेज से 100% एक्यूरेसी तक पहुँच गए? यही है निट्टो। दिस इज निट्टो, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। This is very important in the field of competitive examinations. Now let's move to second part, that is grammar. So grammar एक ऐसा फील्ड है जो आप धीरे धीरे समय के साथ स्ट्रॉन्ग करते हो, and today it plays a very important role because grammar has its role in almost every field. ग्रामर से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हो इंग्लिश लैंग्वेज की, स्पोकन इंग्लिश की, कॉम्प्रिहेंशन की, एंड वोकैबुलरी की भी। सो ग्रामर आप कैसे कवर अप करोगे? ग्रामर्स का तो काफ़ी बड़ा कंटेंट है, नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, टाइम, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्या क्या, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि आप अगर वो कैब करने जाओ तो फिर ग्रामर छूट जाएगी, ग्रामर करने जाओ तो वो कैब छूट जाएगी।
तो ग्रामर को बेसिकली आप इजी वे में कंप्लीट कर सकते हो मेरे हिसाब से। आपको पहले एक फैकल्टी आइडेंटिफाई करनी है, उसके आपको कंप्लीट लेक्चर्स नहीं देखने हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप उसे मास्टर नहीं करना है आपको, बस उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है। जो रिपीटेड अमाउंट ऑफ रूल्स है जो रिपीट करते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू विल हैव टू गेट देयर। मैंने जब स्टार्ट करा था तो मेरा स्कोर 30 और 25 था एंड नाउ आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 50 45 to 50 on almost every mock test of every platform. So how this is possible? This is basically possible when I identified a trick. I perhaps made too much mistakes which I don't want you people to repeat. That is why I am here on this free platform. So mistakes को आप जितना ज़्यादा avoid कर पाओगे उतना करो। फैकल्टी आइडेंटिफाई करो, डोंट गेट टू मल्टीपल फैकल्टीज़। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले मैंने इससे सिलेबस कंप्लीट करा, अब ये समझ नहीं आ रही है, ये मेरे को रिजल्ट नहीं दे पा रही है ये मैम या जो भी ये टीचर है, मेरा स्कोर बूस्ट ही नहीं हो रहा है। तो आप टीचर फिर चेंज करते हो, फिर आप देखते हो इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप टीचर चेंज करते हो। तो बेसिकली ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ इनकॉन्फिडेंस डिफाइन करती है। आपको एक ही फैकल्टी पढ़ना है, भले वो टीचर आपको फिर जिससे आपकी बॉन्डिंग बन जाए और बाद में आपको लगा यार तो यार रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो मैं चूक रहा हूँ, यू विल स्टिल हैव टू स्टिक टू इट बिकॉज डिसिप्लिन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। You will have multiple problem but you need to stick to your plan. Don't change it at any cost. You can modify it but don't try and completely alter it, right? Now understanding syllabus आप ग्रामर के 3 पार्ट्स में बांट सकते हो। नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 है वॉइस एंड नरेशन एंड नंबर 3 है जो आजकल के एडवांस ग्रामर्स में आते हैं वो है एडवांस ग्रामर। एडवांस ग्रामर में इन द सेंस जो न्यू है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, या आजकल के जो नए नए टॉपिक्स है, क्वेश्चन टैग्स है, वो सारे आ रहे हैं, वो मैं एडवांस ग्रामर में कंसिडर करूँगा। सो आप जब ये जो 2 चीज़ है ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वॉइस एंड नरेशन, ये दोनों चीज़ जब आप मास्टर कर लोगे तो ग्रामर के 80% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। लेकिन रेस्ट 20% आपको एडवांस ग्रामर से निकालना होगा। एडवांस ग्रामर आपने एक फैकल्टी आइडेंटिफाई करा, अब फैकल्टी का पूरा कंप्लीट लेक्चर पे मत जाओ। एसएससी के लिए आप डायरेक्ट वन शॉट्स देख सकते हो, टॉपिक वाइज वन शॉट्स देख लो, उसका एक क्रिप्स रूल बुक बना लो एंड उसे मल्टीपल रिवीजन देते रहो। सिलेबस आइडेंटिफाई करो, जो मैंने बताया 3 पार्ट्स में होते हैं, 3 पार्ट्स में 2 पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ, थर्ड पार्ट पे ग्रेजुअली काम करते जाओ, समय के साथ से इम्प्रूव करते जाओ। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। आपने ग्रामर्स के लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिया, सिलेबस कवर अप कर लिया, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। एग्ज़ाम हॉल में आप पैनिक कर जा रहे हो, एरर आइडेंटिफाई करने को कहा जा रहा है तो आप मिस्टेक्स कर जा रहे हो। ये जो पैनिक अटैक मोड है इससे आपको कम्प्लीटली क्विट करना होगा। एंड ये कैसे क्विट होगा, जब आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। Basically discipline is the solution of all problem, but practice is another form of discipline. If you keep practicing regularly, that means you are disciplined enough to get a good score. So basically समरी ये है कि फैकल्टी आइडेंटिफाई करना है, देन सिलेबस कंप्लीट करना है वन शॉट्स के जरिए, नॉट कंप्लीट लेक्चर, ओनली वन शॉट।
देन अप्लाई करना है ग्रामर को रियल लाइफ में, प्रैक्टिस मॉड्यूल्स में, एंड देन प्रैक्टिस करना है। एप्लीकेशंस आप यहाँ भी देख सकते हो ना कि आप मान लो फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो। आजकल बेसिकली फ्रेंड्स के साथ तो नहीं हो पाता है, आप जानते ही हो क्यों नहीं हो पाता है। तो आप ये कर सकते हो ना, आप संडे को फ्री होते हो या सैटरडे को फ्री होते हो तो आप इंग्लिश मूवी देख लिया करिए या मैगज़ीन रीड कर लिया कीजिए, या फिर रैंडम मीम्स आते हैं इंग्लिश में वो रीड कर लीजिए। और उसमें अगर आपको कुछ नए वर्ड्स मिले तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और स्टडी का स्टडी भी हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल, दैट इज comprehension. Comprehension has further been divided into three parts, that is closed test, PQRS and then comprehension. क्लोज टेस्ट बेसिकली आपका प्रीलिम्स का पार्ट है। ज़्यादातर PYQs अगर आप सॉल्व करते हो तो क्लोज टेस्ट आपको प्रीलिम्स में ही मिलेंगे। एंड PQRS और कॉम्प्रिहेंशन जो है ये बेसिकली मेंस में आते हैं एंड काफ़ी अच्छे वेटेज से आते हैं। मतलब लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको PQRS और कॉम्प्रिहेंशन से आपको मेंस में मिल जाएंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन से आपको कवर कैसे करना है? कॉम्प्रिहेंशंस का रिसोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर हो गए, जैसे मैंने कहा अभी मूवी देख सकते हो कोई रैंडम सी इंग्लिश में। फैकल्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो जो बेसिकली न्यूज़पेपर एनालिसिस कराते हैं, द हिंदू की एनालिसिस आती है वो देख सकते हो अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है तो। वरना आप बेसिकली आर्टिकल रीडिंग करोगे और PYQs लगाओगे तो वो भी इनफ है, मोर देन इनफ। आपको कॉम्प्रिहेंशंस के एप्लीकेशंस मिलेंगे ग्रामर से और वोकैब से जो आप रीड करोगे, वो दोनों ही फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। एंड कॉम्प्रिहेंशन एक वैसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुअली बूस्ट करती है एवरी डे with a single more plus into your chart. Okay, now let's move to the fourth stage of English preparation, that is mock test. Last but not the least, mock tests provide a very important role in the journey of aspirants, and I have divided mock test into two parts, that is full test and sectional test. So in prelims, if I'm talking about English, 25 questions, prelims contains 60 minutes. You have a maximum of 10 minutes for English. You can't give more than that. 10 minutes, 25 questions. Healthy amount of questions. In that, there will be a closed test to complete also. So how is this possible? That means you need a very good speed while solving English as well as accuracy. So स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आप दो अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हो। फुल टेस्ट लगाओ जहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विथ नो टाइम लिमिट, एंड सेक्शनल टेस्ट लगाओ जहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स। इससे आप भले उन 10 मिनट्स में आप शुरुआत में 15 ही क्वेश्चन कर पाओ या 20 ही क्वेश्चन कर पाओ, कुछ 5-6 या 2-4 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे। आप खुद ही देखना, आप 15 से 25 क्वेश्चन तक हिट करने लगोगे, फिर भी आपके पास टाइम सेव हो रहा है। सो यहाँ से आप टाइमर इम्प्रूव कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट में टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैं इंग्लिश की मानता हूँ कि 10 मिनट्स आप फिक्स कर लीजिए। यू कांट टेक मोर देन दैट। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट सिचुएशंस में भी मैं 10 मिनट्स के अंदर पेपर सॉल्व कर सकूँ इंग्लिश का। प्रीलिम्स में, मेंस में आपके पास काफ़ी टाइम होगा इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए, कि मेंस को 2 स्टेज में बांट दिया गया है और आप जानते ही हो कि मेंस में टाइमिंग का रोल नहीं, एक्यूरेसी का रोल है। तो प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट के लिए आप इंग्लिश में 10 मिनट्स के लिए फुल फोकस के साथ
कंप्लीट करना है। एंड इंग्लिश में आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे जिस हिसाब की कंपटीशन लेवल है और पेपर की जो बिल्डअप है उस हिसाब से आप इंग्लिश में 100% जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आप टारगेट अपना 25 क्वेश्चंस लेके चल सकते हो। भले आप एग्ज़ाम आवर में आप 24 ही अटेम्प्ट करो, फिर भी मैं उसे 25 ही कंसिडर करूँगा, गिविंग दैट वन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ complete toughness or complete no knowledge, right? And what is the X factor? X factor क्या है? यही वो राज है जो आपको ये मॉक्स को रियली इम्प्रूव करेगी। एरर लॉग इज द X factor of all subjects. एरर लॉग आपको एक एरर लॉग मेंटेन करना है, जो मैंने कहा डायरी, राइट। डायरी में आपको 10 न्यू वर्ड्स जो आपने PYQ लगाए उनसे 10 न्यू वर्ड्स आपको नोट डाउन करना है। एंड जो आप फुल टेस्ट दोगे उनमें जो रूल्स आप आइडेंटिफाई करोगे ग्रामर्स के वो नोट करने हैं। तो ये कंपाइल करके आपके लिए एक रिवीजन शीट्स के रूप में तैयार कर देंगे, जिनको आप डेली, वीकली और मंथली रिवाइज करोगे। ओके, सो अगर मैं इस लेक्चर को सम अप करूँ तो बेसिकली इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपकी होगी ये कि आप इंग्लिश में 3 सेक्शंस में आप स्टडी करोगे, दैट इज़ वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब्स के लिए आप ब्लैक बुक से स्टार्ट करोगे, देन आप PYQs लगाओगे एंड देन आप एरर लॉग मेंटेन करोगे। ग्रामर में आप वन शॉट्स देखोगे, PYQs लगाओगे और एक रूल बुक मेंटेन करोगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कोई भी रैंडम प्लेटफॉर्म उठा सकते हो, डेली 10 मिनट की रीडिंग लगानी है एंड PYQs प्रैक्टिस करने हैं, पैराजम्बल्स के, क्लोज टेस्ट के और पैसेज के। ओके, एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी? वो है आपकी डायरी, जो आपको वीकली रिवाइज करनी है, मंथली रिवाइज करनी है एंड 15 डेज में भी रिवाइज कर सको तो कर लो, बेहतर ही है। सो यही है हमारी स्ट्रैटेजी। सो आने वाले 30 लेक्चर्स में मैं 3 पार्ट्स में लेक्चर लूँगा। फर्स्ट 10 लेक्चर्स फॉर वोकैबुलरी, नेक्स्ट 10 लेक्चर्स फॉर ग्रामर एंड फाइनल 10 लेक्चर्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप ये 30 लेक्चर्स आइडेंटिफाई करोगे और अपने प्रैक्टिस मॉड्यूल्स के साथ इनको कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर 90% तक पहुंच जाएगा इंग्लिश में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पहला लेक्चर ग्रामर से स्टार्ट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ग्रामर टाइप कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड लेट्स मीट tomorrow with the first lecture.